न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर कुछ इस तरह से सामने निकल के आई कि लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है कि अब और तब बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है, या फिर सब कुछ हो चुका है और अब जो हुआ है उसके कोई मायने ही नहीं बचे हैं। आप कहेंगे काफी दार्शनिक अंदाज में मैं ये बात कर रही हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। ये फैसला भी अब जो सामने आया है, इस फैसले से कुछ नहीं बदलने वाला है। चंदे की पूरी जानकारी देनी होगी और ये चंदे की जानकारी क्या 2 महीने में बीजेपी देगी या फिर तमाम पार्टियां देंगी। तमाम पार्टियों में से 80% पार्टियां देश की ऐसी हैं जो अब चंदा जुटाने की कोशिश में लग रही होंगी। चंदा जुटाने का काम इस वक्त चल रहा है। आपको याद होगा नोटबंदी का वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से आकर टीवी के चैनल्स पर और ये बता दिया था कि अब ये नोट नहीं चलेंगे। और उस वक्त पूरे देश में सबकी हालत खराब हो गई थी, खास तौर से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की, जिनके पास करोड़ों का चंदा आ रहा था कैश में और जो आने की और उम्मीद कर रहे थे, जिन्होंने कैश इकट्ठा किया हुआ था, बहुत कुछ था ऐसा। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो उनके लिए बड़ा नुकसान भी था, ये भी पता है। लेकिन यहीं पर बीजेपी का इसमें बड़ा इसलिए फायदा हुआ था क्योंकि बीजेपी को इसका इसलिए खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था क्योंकि चर्चाएं जोरों पर सामने ये आई थी कि नोटबंदी के बारे में बहुत लोगों को पहले से अंदेशा था। आप रघुराम राजन की बात करें या फिर उनके बाद आए आरबीआई गवर्नर पटेल की बात करें, उर्जित पटेल से लेकर ये तमाम लोग, इस तरह के इकोनॉमी के ज्ञाता सुब्रमण्यम स्वामी तक, सब ये कहते रहे बाद में कि पहले से बीजेपी को इस बारे में जानकारी थी। उर्जित पटेल खुलकर कुछ ना बोले हो, लेकिन नोटबंदी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी से पता चलता है कि किस तरह से देश के एक बड़ी संस्था में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो देश के हक में नहीं था, बल्कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी के हक में था। जी, ये सब कुछ हुआ था और उसका अंदाजा आपको कई सालों के बाद हुआ था कि आखिरकार ये किसके लिए हुआ था और किसके लिए ये नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में यहां पर एक बेंच ये फैसला सुना देती है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको बैन करना चाहिए, उसका पूरा ब्यौरा मिलना चाहिए, कौन पार्टी कहां से फंडिंग दे रही है पता होना चाहिए, सूचना के अधिकार का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, आर्टिकल 19(1)(a) के मुताबिक ये तमाम जानकारी मिलनी चाहिए। तो गुड मॉर्निंग, ये कुछ नया नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बात आज कही है, यही बात अगर वो 6 महीने पहले कहती तो बहुत कुछ बदल जाता। आज तमाम यूट्यूब चैनल्स और भी खबरों में जगह जगह ये चर्चा हो रही है। टीवी चैनल्स की भी आप बात कर लीजिए, जहां ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के इस फैसले ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि गुड मॉर्निंग, मुश्किल में नहीं डाला है, उनका काम पूरा हो चुका है। क्योंकि बीजेपी ही इस पूरे देश में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव की तैयारी 1 साल पहले से शुरू कर देती है और 6 महीने पहले तो वो पूरी जानकारी ले लेती है। और कुछ दिन पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के सदन में ये कह दिया कि 370 से 400 सीटें वो लेकर के आने वाले हैं। ये किसके आधार पर कहा था? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तमाम चंदे के आधार पर तैयारी कर रहे हैं? ये सब कुछ हो चुका है, ये सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तमाम टीवी चैनल हो या फिर सोशल मीडिया हो जो ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए बहुत कुछ बदल गया है और अब मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और 2 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी के लिए ऐसा कुछ होने वाला है जो कि अब आखिरी वक्त में पासा पलट देगा। तो आप किसी मुगालते में मत रहिए, आप ऐसे सपनों में मत जाइए जो आपको जब आप जगें तो आपको चौंका दें कि जो था वो सिर्फ सपना ही था। इसीलिए थोड़ा सा रियलिटी में आइए और समझिए इस बात को कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की तैयारी करती है वो कैसे करती है। सुनिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव की तैयारी करती है तो वो लगभग 1 साल पहले
अगर वो समझदारी से काम कर रही है जैसे बीजेपी, तो वो अपना सर्वे कराना शुरू कर देती है। उनके सर्वे होते हैं तमाम तरह की जगह पर, तमाम तरह के सवालों के साथ में। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब और कैसे पूरी इस पार्टी ने एक लंबा बड़ा डाटा इकट्ठा कर लिया है, और ये डाटा इस तरह से काम करता है जिसका आपको अंदाजा नहीं, क्योंकि इसी डाटा के आधार पर एक और अगला कदम आगे चला जाता है। जी हाँ, अगला कदम ये है कि 6 महीने बाद वो फिर से एक सर्वे करती है और वहां से जानकारी जुटाती है। जहां जहां डैमेजेस होते हैं उसको कवर करने की तैयारी वो कर लेती है। उसमें से ज्यादातर राज्यों में आप ध्यान देंगे तो कैसे बीजेपी ने काम किया। अब से कुछ महीने पहले ही 5 राज्यों के चुनाव हुए। आप जानते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर के किस तरह से पूरी तस्वीर बदल गई। छत्तीसगढ़ में कैसे ईडी का सिलसिला शुरू हो गया था। ईडी का चुनाव से 1 साल पहले वहां पर जाना शुरू हो गया था। ऐसे ही अगर आज हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी आप इस वक्त ये तस्वीर देख सकते हैं। 1 साल बाद चुनाव है लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, और ये तैयारी कोई विपक्ष की तरफ से नहीं है, ये ज्यादा तैयारी बीजेपी की तरफ से हुई है। इसीलिए नीतीश को तोड़कर बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। ये किसके आधार पर हुआ है, कभी सोचा है आपने? आप इसे सोचिए, इसे समझिए कि 1 साल पहले बीजेपी पूरा खाका तैयार करती है। वो जान लेती है कि कहां कौन कैसे काम कर रहा है, मैं कहां कमजोर हूं, मुझे अपनी मजबूती के लिए क्या करना पड़ेगा। पिछले ही दिनों में जिस तरह लगातार तमाम तरह के लोगों को बीजेपी में लाने के कवायद शुरू हो गई है, ये भी अचानक नहीं हुआ है। इसकी भी पटकथा बहुत महीने पहले लिखी जा चुकी है। अगर ऐसे में विपक्ष सो रहा है तो ये उसकी गलती है, क्योंकि अगर अशोक चौहान हो, जयंत चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर और भी कई नाम जो हाल ही में लगातार जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, ये तमाम चेहरे कोई अचानक से बीजेपी का रुख नहीं कर रहे हैं, ये पहले से कर रहे थे और चर्चा चल रही थी। लेकिन बीजेपी सही मौके पर हथियार से वार करती है, और ये वार ऐसा होता है कि इससे सामने वाला जरूर धराशायी होता है। ये सोचिए। मैं वापस आती हूं उस तैयारी पर जो कि 1 साल पहले करती है। 1 साल पहले उन्होंने सर्वे किया, फिर 6 महीने पहले सर्वे किया, फिर इसी दौरान वो न सिर्फ अपना सर्वे बल्कि सामने वाली पार्टी का भी सर्वे करती है, और ये जानकारी जुटा लेती है कि किस तरह से और कहां पर वापस अपने आप को मजबूत करना है, कौन सी पार्टी का या किस कास्ट का किस नेता को तोड़ना होगा कि वो बीजेपी को मजबूती दे सके। इस तरह से पूरी तैयारी शुरू होती है। अब इसके बीच में आप कहेंगे चंदा कहां से आ गया? चंदा आता है, इसमें चंदे का ही पूरा रोल हो जाता है। जब तमाम पार्टियों को तोड़ करके आप अपने हिस्से में लेकर आते हैं तो यहां पर चंदे का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ही देखा है कि अभी राजद पर जेडीयू के एक विधायक ने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि किस तरह से बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी की जा रही थी। तो ये खरीद फरोख्त के आरोप सिर्फ राजद पर नहीं लगे हैं, ये खरीद फरोख्त के आरोप कई बार बीजेपी पर लग चुके हैं। ऑपरेशन कमल आप कई बार देख चुके हैं, किस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, किस तरह से उत्तराखंड में हुआ, किस तरह से कर्नाटक में होता है, किस तरह से और मध्य प्रदेश में होता है। तमाम राज्यों में ये सब कुछ हो चुका है। जब ये सब कुछ होता है तो उस वक्त यहां पर उसी चंदे का रोल आ जाता है जिस चंदे की बात की जा रही है। बहुत बार तो ये चंदा सीधा पहुंच जाता है खातों में, यहां पर पार्टी का रोल नहीं आता है। अगर पार्टी के चंदे की आप बात करते हैं सीधे तौर पर, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो मैं उस पर भी आ जाती हूं। आज की तारीख में अगर आप बीजेपी के यहां पर सीधे सीधे ये देखते हैं कि बीजेपी के पास उनकी पार्टी में कितना फंड है, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वक्त में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी के कार्यालय बने हैं जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर, तो वो बीजेपी है। कैसे बने हैं ये कार्यालय, ये जरा सोचिए। पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा मिला है। आंकड़ों से पता चलता है कि राजनीतिक दलों को अब तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 16,000 करोड़ से अधिक का योगदान मिल चुका है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। चुनाव आयोग के पास ये आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके ही मुताबिक ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। 2018 में अब रद्द हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत के बाद से पिछले फाइनेंशियल ईयर तक सभी राजनीतिक दलों को 12,000 करोड़ का ये
अमाउंट मिला था, जिसमें से सत्तारूढ़ भाजपा को लगभग 55% यानी कि 6,500 करोड़ रुपए मिले। मिंट की एक रिपोर्ट ये कहती है कि बीजेपी ने 719 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में पाए हैं और कांग्रेस ने यहीं पर ये 89 करोड़ रुपए पाए हैं। जहां पर कांग्रेस का पैसा 89 करोड़ हुआ पार्टी फंड का 2022 और 2023 का, वहीं पर बीजेपी का ये पैसा है 719 करोड़। ये फंड बीजेपी के खाते में है एक साल का। और साथ ही इसमें बीजेपी ने जो अपना डोनेशन डिक्लेयर किया, जो उसे मिला, वो 10,000 करोड़ का रहा 2016-17 साल से 2021-22 तक। यानी कि इस दौरान 10,000 करोड़ का फंड बीजेपी को मिला। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो यह आंकड़ा हो जाता है कांग्रेस का 1,500 करोड़ का। यानी कि जहां पर कांग्रेस को 1,500 करोड़ का फंड मिलता है, वहीं बीजेपी को मिल रहा है 10,000 करोड़ का फंड। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर 2016, 2017 से 2021, 2022 तक, यानी 2016 से 17 और फिर बाद में 21 और 22 के बीच का जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का फंड है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का निकल के आता है 9,188 करोड़। लेकिन 9,188 करोड़ में से 5,272 करोड़ जो है वो बीजेपी को जाता है, 9,188 करोड़ में से। और कांग्रेस को यहीं पर ये फंडिंग जाता है 952 करोड़, केवल 952 करोड़, यानी कि कई गुना ज्यादा। अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो सबसे ज्यादा सीधे सीधे फायदा इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को हुआ है। और जो आज फैसला आया है उससे बीजेपी पर असर होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर से कि ये तमाम कलेक्शन हो चुकी है, ये पैसा आ चुका है। इसका डिक्लेरेशन जब तक बीजेपी करेगी, चुनाव हो जाएंगे। क्या चुनाव पर रोक लगाएगा सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर, यह भी सोचने की बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।